नमस्कार, इंडिया स्पीच के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। बीती 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में रेवड़ी कल्चर पर फिर एक बार बहस शुरू हो गई है। यह वही कल्चर है जिसे मुफ्तखोरी की राजनीति भी कहा जाता है। यह राजनीति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली भी है। रेवड़ी कल्चर के संबंध में बीती 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक हाल ही में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकारों के अलावा केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारें चुनावों से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं, इन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारना है, वहां जन कल्याण की योजनाएं तो चलानी ही होंगी, लेकिन जन कल्याण के काम करने और रेवड़ियां बांटने में अंतर होता है। इस अंतर को समझने के बजाय रेवड़ी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरा भी ऐसा ही कुछ करने को मजबूर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौक़ों पर इस ओर ध्यान आकर्षित कर चुके हैं कि रेवड़ी संस्कृति किस तरह लोकतंत्र और अर्थतंत्र का बेड़ा गर्क कर रही है। फिलवक्त जो व्यवस्था है उसके मुताबिक चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर ही अपनी आपत्ति जता सकता है। वह चुनाव बाद बनी सरकार की ओर से लिए जाने वाले लोक लुभावन फैसलों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ दल तो अनाप शनाप लोक लुभावन घोषणाएं करके एक तरह से वोट खरीदने लगे हैं। यह ठीक है कि औसत वोटर परिपक्व है, लेकिन सभी ऐसे नहीं जो मुफ्त की योजनाओं से होने वाले नुकसान को समझ सकें। यह किसी से छिपा नहीं है कि रेवड़ियां बांटने की राजनीतिक संस्कृति ने ना जाने कितने देशों को तबाह किया है। यूरोप के कुछ विकसित देश इसी रेवड़ी संस्कृति के कारण आज आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। भारत के पड़ोस में ही श्रीलंका, पाकिस्तान का भी इसी रेवड़ी संस्कृति ने बुरा हाल किया है। अपने देश में ही देखा जाए तो कई राज्य सरकारें इस रेवड़ी संस्कृति के कारण लगभग दिवालिया होने की कगार पर हैं। उनका बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वे मुफ्तखोरी की राजनीति का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस राजनीति ने राज्य के बिजली बोर्डों का भी बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि राज्य सरकारें चुनावी लाभ के लिए मुफ्त में या लागत से बहुत कम में बिजली दे रही हैं। इसका दुष्परिणाम बिजली बोर्ड भुगत रहे हैं। चुनाव जीतने के इरादे से राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं को लेकर आम जनता को भी चेतना चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाएं अंततः उसके लिए ही मुसीबत बनती हैं और अर्थव्यवस्था का बेड़ा भी गर्क करती हैं। मनरेगा योजना के बारे में रह रहकर यह सवाल उठता रहता है कि आखिर यह कानून लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में कितनी सहायक है। इसी तरह यह सवाल भी उठता रहता है कि कर्ज माफ़ी की योजनाएं किसानों और कृषि का कितना भला कर पा रही हैं। यह निराशाजनक है कि कर्ज माफ़ी योजनाओं की नाकामी के बावजूद कई राजनीतिक दल चुनाव के मौके पर खुद को किसानों का हितैषी साबित करने और उनके वोट हासिल करने के लिए कर्ज माफ़ी करने की घोषणाएं करते रहते हैं। यह ठीक नहीं है। राजनेताओं की दानवीरकरण की यह भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रही है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वोटरों को बरगलाना आदर्श चुनाव संहिता को ठेंगा दिखाने जैसा है। सही मायनों में वादों की घूस से निर्वाचन प्रक्रिया दूषित होती है, इसलिए इस घूसखोरी को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाना जरूरी है। रेवड़ी संस्कृति सरकारी खर्च में वृद्धि करती है और सार्वजनिक कर्ज को भी बढ़ाती है। वर्तमान में देश का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है।
राजकोषीय घाटे और बढ़ते सार्वजनिक कर्ज की चिंता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों पर लगभग 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कहने का मतलब यह है कि स्थिति गंभीर है और अगर चुनावी रेवड़ियों को यूं ही बांटा जाता रहा तो विकास के तमाम दावों और चमक के बावजूद देश को अंधेरे के गर्त में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।